हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोषण एवं पाचन जो कि साइंस से है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं पोषण क्या होता है। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण शब्द की उत्पत्ति पोषक शब्द से हुई है। पोषक ऐसा पदार्थ होता है जिसे प्रत्येक जीवधारी अपने पर्यावरण मतलब आसपास से प्राप्त करता है और इसका उपयोग वो भोजन ऊर्जा के रूप में करता है। जैसे मनुष्य क्या करता है कि खाना खाता है और उसको ऊर्जा मिलती है और जिससे वो शारीरिक कार्य वगैरह कर सकता है। ठीक है, अब पोषण की विधियाँ। पोषण की कितनी विधियाँ हैं? पोषण की दो विधियाँ हैं। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव कच्चे पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश आदि को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लोरोफिल से क्या होता है? पत्तियां हरी रहती हैं, हरित लवक होता है जिसके कारण वो भोजन का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, दूसरा है परपोषण, जिसको इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, अर्थात जैसे मनुष्य वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों के ऊपर या दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन्हें ही परपोषी कहते हैं। ठीक है, हरे पौधे तथा उनका भोजन। हरे पौधे तथा उनका भोजन कैसे प्राप्त होता है? हरे पौधों में अन्य सजीवों की अपेक्षा एक विशेष गुण होता है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, जबकि अधिकांश सजीव ऐसा नहीं कर सकते। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, ये सब हमने पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। ठीक है, देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे मुख्यतः उनकी पत्तियों में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग मृदा से प्राप्त जल, वायु से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को संयोजित करने के लिए किया जाता है। इस संयोजन से प्राप्त भोजन एक शर्करा होती है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। पौधे ग्लूकोज का प्रयोग वृद्धि तथा अपने अंगों की मरम्मत के लिए करते हैं। अपने मरम्मत के लिए करते हैं। ग्लूकोज जड़ों तथा तनों के विशिष्ट भागों में संचित किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद ऑक्सीजन भी बनता है। जंतुओं के लिए प्राणदायक गैस होती है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है, जिसका हम उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या बना? ऑक्सीजन बना और ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का उपयोग भोजन के रूप में हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन वगैरह के लिए करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषित वर्णक क्या होते हैं? ये वर्णक जो हरित लवक में पाए जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। जैसे पर्णहरिम, कैरिटोनाइड। ये क्या होता है? पर्णहरिम एंड कैरिटोनाइड। अब पर्णहरिम क्या होता है? यह हरे रंग का प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पर्णहरिम मुख्यतः लाल एवं बैंगनी रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण पत्तियां हरी प्रतीत होती हैं। होती नहीं है, केवल हमको प्रतीत होती हैं। किसके कारण? पर्णहरिम के कारण हो जाता है। अब कैरिटोनोइड्स, यह पीले, भूरे एवं लाल रंग के वर्णकों का समूह होता है जो हरित लवक के अंदर पर्णहरिम में पाए जाते हैं। इसमें कैरोटीन एवं जैंथोफिल वर्णक होते हैं। ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 तत्व दीर्घमात्रिक तथा शेष 6 लघुमात्रिक होते हैं।
इनमें से किसी एक की कमी से पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। पहला है दीर्घमात्रिक पोषक तत्व। दीर्घमात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत वे पोषक तत्व आते हैं जिनकी पौधों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें 10 तत्व होते हैं। ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर तथा लोहा। ये दीर्घमात्रिक पोषक तत्व हैं। अब लघुमात्रिक पोषक तत्व जिनका उपयोग कम मात्रा में होता है, ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जस्ता, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, मालिब्डिनम तथा क्लोरीन। अब तीसरा है क्रांतिक तत्व। क्रांतिक तत्व किसे कहते हैं? अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कमी होती है। मतलब NPK, N से हो गया नाइट्रोजन, P से हो गया फास्फोरस, K से हो गया पोटेशियम। इनकी अगर कमी रहती है तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व। क्रांतिक तत्व NPK होता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं परजीवी क्या होते हैं। परजीवी, पैरासाइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। परजीवी पौधे परपोषियों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परपोषी वे पौधे अथवा जंतु होते हैं जो दूसरे पौधे अथवा जंतुओं में अथवा उन पर रह कर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी या होस्ट कहते हैं। जैसे अमरबेल अनेक कवक तथा जीवाणु परजीवी पौधे के उदाहरण हैं। परजीवी पौधों में सामान्यतः क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वो परजीवी होते हैं। अगर क्लोरोफिल होता तो वो स्वपोषी हो जाते, अपना भोजन स्वयं बनाते। इसलिए वे अपना भोजन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं होता। पौधे मुख्यतः बाह्य परजीवी होते हैं क्योंकि ये पोषी के शरीर के बाहर रहते हैं। इनमें पोषी के अंदर घुसकर भोजन प्राप्त करने के लिए विशेष अंग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमरबेल अपने पोषी के तनों में चूसकांगों को प्रवेश करा के उसके आंतरिक परिसंचरण तंत्र से भोजन प्राप्त करता है। दूसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी अपना भोजन सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के सड़े हुए शरीर से प्राप्त करते हैं। मशरूम, ईस्ट, कवक तथा अनेक जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी सड़े गले पौधों में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। मतलब मशरूम क्या हो गया? ये ईस्ट जैसे कवक अनेक जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मरे हुए जंतुओं के ऊपर ये पैदा हो जाते हैं। मृतोपजीवी जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अगला है कीटभक्षी पौधे। ये वे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से इन पौधों को स्वपोषी भी कहा जा सकता है। किसे? कीटभक्षी पौधों को। परंतु यहाँ तक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण का प्रश्न है, इन्हें स्वपोषी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं और उनसे ये नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए घटपर्णी, विंडसफ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, ब्लैडरवर्ट, बटरवर्ट आदि ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ये शरीर की कुल कैलोरी की आवश्यकता का लगभग 72% भाग प्रदान करते हैं और इस प्रकार शरीर के प्रमुख ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शर्करा तथा दूसरा होता है मंड या स्टार्च। मंड शर्कराओं की लंबी श्रृंखला होती है। शर्कराएं मंड की अपेक्षा आसानी से पच जाती हैं। मतलब शर्कराएं आसानी से पचेंगी और मंड आसानी से नहीं पचेगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? संतरे के अतिरिक्त, मतलब खट्टे वाले पदार्थ के अतिरिक्त सब्जियां, अनाज से जितने भी बने पदार्थ होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। केवल खट्टे पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब आ जाते हैं वसा तथा तेल।
कार्बोहाइड्रेट की भांति ही वसा तथा तेल शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। वसा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है। वसा महत्वपूर्ण अंगों को सहारा भी देती है, जिससे वे चोट आदि से बच जाते हैं। वसा उष्मा की क्षय से भी शरीर की रक्षा करती है, मतलब जो धूप वगैरह या जल जाते हैं उससे भी हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? वसा के स्रोत हैं मूंगफली, बादाम आदि की गिरी, मक्खन, वनस्पति तेल, पनीर, दूध, जंतु वसा आदि, ये सब प्रोटीन वसा के स्रोत हैं। अब आते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन के सभी सजीव अंगों में प्रोटीन होता है। शरीर के सभी अंगों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन का उपयोग शरीर के अंगों के निर्माण तथा मरम्मत में किया जाता है, इसलिए हम इसे शरीर का डॉक्टर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए रक्त, मस्तिष्क तथा पेशियां आंशिक रूप से प्रोटीन की बनी होती हैं। दांत के इनेमल मतलब दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है इनेमल, वो भी प्रोटीन का बना होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को प्रोटीन निर्मित करने वाले कच्चे माल की नियमित आपूर्ति आवश्यक है, इसलिए हमको प्रोटीन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और इसके स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे जंतु प्रोटीन आ गया, जिसमें लीन, तनुमांस, मछली, मुर्गी, अंडा आदि सम्मिलित है। इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीनों के अन्य स्रोत सोयाबीन, ईस्ट, अनाज, दालें आदि हैं। अब आते हैं विटामिन के ऊपर। उन पदार्थों के अतिरिक्त जो शरीर का निर्माण, मरम्मत तथा ईंधन प्रदान करते हैं, शरीर को सुचारू चलाने के लिए अन्य पदार्थों की अल्प मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इन पदार्थों में विटामिन होते हैं, मतलब कि प्रोटीन वगैरह के बाद जो सबसे ज़्यादा शरीर को आवश्यक होता है वो क्या है? विटामिन है। विटामिन वृद्धि को नियंत्रित करने तथा शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली में सहायक होते हैं। कुछ विटामिनों की नियमित आपूर्ति के बिना शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते, इन्हें ही विटामिन कहते हैं। अब आ जाते हैं खनिज के ऊपर। खनिज क्या होता है? विटामिनों की भांति ही खनिज भी शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को बनाए रखने में सहायक होते हैं। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले अति सामान्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। आवश्यक खनिज 16 होते हैं। इनमें से जो मुख्य है वो है सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा तथा आयोडीन प्रमुख है। इनमें से किसी एक की भी कमी के कारण हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। पहला है सोडियम। सोडियम में क्या होता है? सोडियम अम्ल क्षार संतुलन के नियमन तथा तंत्रिका आवेगों के संचरण से संबद्ध है। आहार में सोडियम का प्रमुख स्रोत सोडियम क्लोराइड, नमक, गाजर, फूल गोभी, अंडे, दूध, मूंगफली, बादाम आदि की गिरियाँ, शलजम, मूली आदि हैं। इसकी कमी से पेशियों में ऐंठन हो सकती है। अगर मतलब सोडियम की कमी है शरीर में तो हमको ऐंठन जैसी फीलिंग आएगी। कैल्शियम तथा फास्फोरस, ये स्वस्थ हड्डियों तथा दांतों के लिए आवश्यक हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के प्रमुख स्रोतों में अनाज, डेयरी उत्पाद, मूंगफली, बादाम आदि की गिरियाँ, मांस, अंडे, फलियां तथा गाजर आदि शामिल हैं। लौह तत्व हीमोग्लोबिन के लिए महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। लौह तत्व के सबसे अच्छे स्रोत अंडे की जर्दी, साबुत अनाज, मछली, मूंगफली, बादाम आदि की गिरियाँ, खजूर, पालक आदि हैं। इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता रोग हो जाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होने वाला हार्मोन का आवश्यक घटक है। यह हार्मोन उपापचन, चयन अथवा शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रियाओं की दर को नियंत्रित करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक होती हैं।
आयोडीन की कमी से घेघा, जिसको हम ग्वेटर कहते हैं, रोग हो जाता है। तथा बच्चों में जड़ मानवता का रोग हो जाता है, मतलब बच्चे मंद बुद्धि भी होने लगते हैं। अब हम आ जाते हैं वाटर के ऊपर। वाटर क्या है, उसके पोषक तत्व, उसका कैसा यूज होता है, उसको पढ़ते हैं। वाटर जल, जल पोषक तत्वों, हार्मोनों, रोग से लड़ने वाली रक्त कोशिकाओं तथा व्यर्थ पदार्थों को रक्त प्रवाह के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में तथा शरीर से बाहर ले जाता है। यह शरीर को उचित ताप 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने में भी सहायक है, अर्थात बुखार वगैरह को ये कंट्रोल में कर लेता है अगर पानी पर्याप्त मात्रा में शरीर में रहता है तो। सामान्य स्थितियों में प्रतिदिन 2.4 से 2.8 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जिससे श्वसन तथा व्यर्थ पदार्थों के द्वारा होने वाली जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल के निकल जाने की स्थिति निर्जलीकरण कहलाती है, जिसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब आते हैं रुच्च अंश। रुच्च अंश मतलब रेशेदार भोजन। रुच्च अंश भोजन का तंतुमय भाग होता है। यह पादप उत्पादों जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों, सलाद, अनाज तथा फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला है, यह जल को शरीर में बनाए रखने तथा पाचन के लिए आवश्यक है। दूसरा, रुच्च अंश जिसे रेशेदार भोजन भी कहते हैं में उपस्थित तंतु पाचन तंत्र में भोजन की गति तथा मल के उत्सर्जन में भी सहायक होता है, जिससे कब्ज नहीं होता। तीसरा, यह पाचन तंत्र में निर्मित होने वाले विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करके उन्हें उत्सर्जित कर देता है, जैसे ईसी बगोल का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। अब आते हैं बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। संतुलित आहार वह आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तथा जल का शरीर की आवश्यकता के अनुसार समानुपातिक मिश्रण होता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब आते हैं अपूर्णता रोग, डिफिशियंसी डिजीज। यदि किसी पोषक तत्व को लंबी अवधि तक पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया गया, मतलब सेवन नहीं किया गया, तो शरीर में उसकी कमी के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी की कमी सूजन अथवा मसूड़ों से खून आने के रूप में दिखाई पड़ सकती है। इस प्रकार की पोषक तत्वों की कमी शरीर के उन भागों की संरचना तथा कार्यों को प्रभावित करती है जो उन पोषक तत्वों पर निर्भर करते हैं। पोषक तत्वों की कमी कुपोषण भी कहलाती है। कुछ प्रमुख पोषक तत्वों की अपूर्णता कमी से होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। पहला है प्रोटीन का कुपोषण रोग। इससे क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। यह कुपोषण दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक विकसित विकासशील देशों में व्यापक रूप से पाया जाता है। प्रोटीन कुपोषण के कारण शिशु तथा बच्चे सामान्यतः दो प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। पहला है क्वासी आकर और दूसरा है मेरसम्स। अब क्वासी आकर मुख्य रूप से 1 से 3 वर्ष के बच्चों में, खास तौर पर गरीब परिवार के बच्चों में होता है। अवरुद्ध वृद्धि, बाहर निकली आंखें, निकला हुआ पेट तथा त्वचा की रंगत खोना इस रोग के कुछ बाह्य लक्षण हैं। अब दूसरा आ जाते हैं मैरिसस। मैरिस्मस 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में पोषण से होने वाला रोग है। जो इस रोग का प्रमुख कारण शिशु में कम उम्र में माँ के दूध के स्थान पे प्रोटीन की कमी वाले अन्य आहार देना है। मतलब माँ का दूध नहीं पिलाते और उनको कुछ दूसरे आहार देते हैं, तो इससे दूध की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों का वजन तेजी से कम होने लगता है, उनके हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं तथा त्वचा सूखी, पतली और झुर्रीदार हो जाती है। विटामिन की अपूर्णता, मतलब अगर विटामिन कम रहेगा तो कौन से नुकसान होंगे। पहला है विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में नहीं बनते, लेकिन शरीर के उपापचयन के लिए अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विटामिनों की कमी के कारण अनेक अपूर्णता रोग हो जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है बेरी बेरी रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरी बेरी यह
रोग आहार में विटामिन B1, जिसको हम थायमिन कहते हैं, की कमी के कारण होता है। इससे लक्षण हैं भूख न लगना, शोथ तथा पैरों में दर्द, बेहद कमजोरी, सिर दर्द, बेरी बेरी के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अब दूसरा रोग है स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी, स्कार्बिक अम्ल जिसको कहते हैं, की कमी से होता है। जिन लोगों को इस रोग के होने की संभावना अधिक होती है उनमें बेघर, शराबी, अकेली, गृहबद्ध महिलाएं तथा बोतल से दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि इनको विटामिन सी अर्थात खट्टे पदार्थ या फल वगैरह बहुत कम मात्रा में सेवन करते हैं। रिकेट्स, आहार में विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, बड़ा माथा रहता है, मुड़े हुए पैर रहते हैं, उभरे घुटने, कलाई, घुटनों तथा एड़ियों की हड्डियों में सूजन तथा इनका विरूपण, कुबड़ युक्त पीठ तथा विरूपित पेल्विक हड्डी आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अगला है जीरोप्थेल्मिया। यह विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाला रोग है। इसके कारण हो सकने वाला अंधापन भारत की एक महत्वपूर्ण जन समस्या है। दूसरा है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका एक प्रमुख कारण है। ठीक है, बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए यदि संभव हो तो 2 वर्ष तक स्तनपान मतलब दूध पिलाना चाहिए। बच्चों की को हरे पत्तीदार सब्जी तथा पीले और लाल फल खिलाने चाहिए। दूध, अंडा इत्यादि भी विटामिन ए से भरपूर होता है, इसलिए विटामिन ए की को भरपूर देना चाहिए जिससे रतौंधी रोग होने ना पाए। अब दूसरा है खनिज अपूर्णता या कमी। खनिज की कमी से क्या होता है, खनिज की उपस्थिति भले ही अल्प मात्रा में हो, कोशिकाओं के लिए अति आवश्यक होती है। आहार में खनिज की कमी से अनेक हीनताजन्य लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कैल्शियम अपूर्णता रोग, मानव शरीर में उपस्थित कैल्शियम के लगभग 99% भाग का उपयोग हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए होता है। बाकी बची कैल्शियम हृदय तथा पेशियों को नियमित करती है तथा रक्त के जमने में भी क्या होता है, सहायता प्रदान करती है। रक्त अल्पता या एनीमिया एक प्रमुख पोषक तत्व की अपूर्णता से होने वाला विकार है जो हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एनीमिया वह स्थिति है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है, मतलब जो खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह सामान्यतः आहार में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। कभी कभी यह फालिक अम्ल जिसको हम फालिक एसिड भी कहते हैं अथवा विटामिन B12 की कमी के कारण भी होता है। घेघा जिसको हम ग्वाटर कहते हैं, घेघा यह स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि जो गर्दन के आगे का भाग होता है दीर्घाकार हो जाती है। यह स्थिति आयोडीन की कमी के कारण होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे घेघा रोग भी कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज की कमी के कारण होने वाले रोगों को। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। लक्षण क्या होते हैं, कमजोर नज़र हो जाती है, विशेष रूप से रात्रि में दिखाई नहीं देता। उसके बाद विटामिन बी या B1 इस बेरी बेरी रोग हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी व दर्द रहता है। विटामिन सी स्कर्वी, कमजोर मसूड़े और मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव का भरना नहीं हो पाता है। विटामिन डी जिसको हम सूखा रोग या रिकेट्स कहते हैं, इसमें हड्डियां मुलायम और मुड़ जाती हैं। विटामिन के रक्त का लगातार बहना, रक्त का थक्का न जमना, ये सब इसके कारण हो जाते हैं। कैल्शियम रिकेट्स कमजोर कंकाल, दांतों में सड़न व कमजोर हड्डियां हो जाती हैं कैल्शियम में। उसके बाद लोहा रक्त अल्पता मतलब कि खून की कमी का कारण लोहा है वो हो जाता है, सामान्य कमजोरी रहती है। आयोडीन घेघा या जड़ मानवता मतलब मूर्खता आ जाती है। गले की ग्रंथियों में सूजन, बच्चों में बुद्धिमंदता का यह कारण होता है। अब आते हैं मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है तो देखते हैं। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाया गया जटिल भोज्य पदार्थ सरल तथा घुलनशील पदार्थों में विभक्त हो जाता है, पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र शरीर के उपयोग के लिए जटिल भोज्य पदार्थों को सरल तथा
विलेय पदार्थों में विभक्त विभक्त मतलब तोड़ना ही पाचन का प्रमुख कार्य है। पहला होता है पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। तो मुख को हम पढ़ते हैं। मुख में लार ग्रंथियाँ, जिसको इंग्लिश में स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, होती हैं। लार ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है जिसे लार या स्लाइवा कहते हैं। लार भोजन को पर्याप्त रूप से गीला करने में सहयोग करती है। मतलब कि जो जिसको हम लोग थूक कहते हैं, वो थूक कहाँ से आता है? हमारी लार ग्रंथियों से आता है और वो भोजन को क्या करता है? एकदम गीला कर देता है। इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे टाइलिन कहते हैं। इस लार में क्या होता है? टाइलिन होता है। यह पदार्थ भोजन में विद्यमान स्टार्च को शर्करा में विभक्त कर देती है। अर्थात जब हम कभी रोटी वगैरह को ज़्यादा बार चबाते हैं तो वो रोटी हमको मीठी लगने लगती है, मतलब शर्करा में विभक्त कर देती है। जबड़े के आगे वाले 4 दांतों को कृंतक कहते हैं। आगे के 4 दांतों को हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। हम अपने होठों लिप्स की सहायता से किसी वस्तु को मुख से अंदर खींच लेते हैं तथा अपनी जीभ का उपयोग इसके मुख में पीछे की ओर ढकेलने में करते हैं, जहां चौड़े तथा चपटे मजबूत अग्रचर्वणक तथा चौर्णक, जो कि पीछे वाले होते हैं, पश्च चौर्णक कहते हैं, पीछे वाले दांत भोजन के टुकड़ों को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसी प्रकार अखदंत तथा अथवा रदनक दांतों के द्वारा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य किया जाता है। भोजन अच्छा अथवा खराब लगता है क्योंकि जीभ पर स्वाद की कलियां, टेस्ट बड्स होते हैं अथवा स्वाद बिंदु होते हैं, जो भिन्न भिन्न रसा स्वादन कराते हैं। जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद बिंदु होते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, तीखा अथवा कड़वा तथा नमकीन। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है? भोजन पाइप के आकार की एक खोखली नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। इसी खोखली चिकनी नली को ग्रास नली कहते हैं। इसी खोखली चिकनी नली को क्या कहते हैं? हम ग्रास नली कहते हैं। ईसोफेगस एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खाने को, वस्तु को ले जाना अथवा पहुंचाना। आमाशय के आकार का एक अंग होता है जो ग्रास नली के अंतिम सिरे पर संयुक्त होता है। आमाशय, द स्टोमक, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह थैली जैसी रचना होती है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। जब भोजन का दबाव आमाशय की तंत्रिकाओं पर पड़ता है तो उद्दीपन के फलस्वरूप अधिक अम्लीय रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब भोजन आमाशय में होता है तो आमाशय की पेशियों का संकुचन एक विशेष प्रकार के यांत्रिक पाचन का कार्य करता है। यहाँ पेशियाँ भोज्य पदार्थों को इस अंतःस्रावित अम्लीय रस के साथ निरंतर मथती हैं तथा जटिल भोजन को उसके सरल स्वरूप में विभक्त कर देती हैं। अब आते हैं छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रारंभिक भाग, जो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा होता है, ग्रहणी या पक्वाशय कहलाता है। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर भाग इलियम कहलाता है। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिसे आंत्र रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर आंत की दीवार के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। ग्रहणी तथा आमाशय के मोड़ के मध्य अग्नाशय पाया जाता है। पित्त वाहिनी तथा अग्नाशय वाहिनी मिलकर एक वाहिनी का निर्माण करती है। यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है जो कि यू आकार की होती है। छोटी आंत पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत का कनेक्शन किससे होता है? बड़ी आंत से होता है। छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब आते हैं बड़ी आंत, जिसको दीर्घ अथवा बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन।
यद्यपि छोटी आंत में अधिकांश पचित भाग हो जाता है, तथापि कुछ जटिल अपचित पदार्थ शेष रह जाता है, जैसे सेल्यूलोज। यह अपचित ठोस पदार्थ जल तथा श्लेष्मा के साथ मिलकर बड़ी आंत की ओर अपना रुख करता है, अर्थात छोटी आंत में बड़ी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां से यह अपचित ठोस पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ एक छोटी नलिका के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस छोटी नली को मलाशय कहते हैं, जिसका अंतिम सिरा खुला होता है, जिसे गुदा द्वार, अनस अथवा मलद्वार कहते हैं, जिसका व्यास 6.5 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। अब थोड़े से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर लेते हैं। पहला है इसका क्वेश्चन, पोषण की कितनी विधियां हैं? पोषण की कितनी विधियां हैं? तो आपको पता है पोषण की कितनी विधियां हैं? पोषण की 2 विधियां हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम पत्तियों में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, पौधे को कम मात्रा में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे लघुमात्रिक कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, जड़ मानवता आयोडीन की कमी से होता है। सातवां क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में शरीर को कितने जल की आवश्यकता होती है? 2.4 से 2.8 लीटर तक। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। अगला क्वेश्चन है, मुड़ी हुई हड्डियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। मुड़ी हुई हड्डियां विटामिन डी के, और बेरी बेरी रोग विटामिन बी से। जीभ पर कुल 4 स्वाद बिंदु होते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। सेलुलोज बड़ी आंत में पचता है। चीरने फाड़ने का कार्य रदनक दांत करते हैं, और टाइलिन लार में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये लेसन भी आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।